तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म उस सब जगह होता है, कार्बन कंपाउंड में भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होता है और भी जगह होता है। तो आइसोमेरिज्म तो बहुत पहले से समझाया जा चुका है। तो आइसोमेरिज्म में कुछ देखना नहीं है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड रहेगा, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यही तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है ना। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो इस तरह के जो फिनोमिनन है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट कंपाउंड है जिसके पास इस तरह का कैरेक्टर है उसको आइसोमर बोलते हैं। तो हमने उसी को यहाँ पर लिखा है आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म अगर हमको देखना है तो पहले तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास, तभी ना हम कंपैरिजन करेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है हमारे पास और उसका आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो आइडेंटिकल हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, तो इस तरह के फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। दोनों का जो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन इस दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। देखो केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, CONH3 होल 5 BrSO4, यही है ना, CONH3 होल 5 BrSO4, CONH3 होल 5 SO4 Br, ये दोनों का ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड है, इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, CONH3 होल 5 BrSO4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर। टू डिफरेंट कंपाउंड, ये दोनों जो डिफरेंट कंपाउंड है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट लिखा हुआ है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सल्फेट है, यहाँ ब्रोमीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ब्रोमीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ ब्रोमीन लिगेंड का काम कर रहा है और इस केस में सल्फेट लिगेंड का काम कर रहा है। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं, तो क्या हो गया, आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला। तो आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला है दोनों का, ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दोनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इस दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। अब उतना डिटेल में हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल एक देख रहे हैं, दोनों का कलर देख लेते हैं। तो ये इसका कलर देखो वायलेट है, इसका कलर रेड है, ये रेड कलर का कंपाउंड है और ये वायलेट कलर का कंपाउंड है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है लेकिन दोनों ही का कलर अलग अलग है, वायलेट है और दूसरा इसका ये रेड कलर का और ये वायलेट कलर का। सिर्फ चेंज एक्सचेंज है, लिगेंड हो गया। यहाँ ये लिगेंड का काम कर रहा है तो ये काउंटर आयन है, यहाँ ये लिगेंड का काम कर रहा है तो ये काउंटर आयन है। और क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 पॉजिटिव है, ये सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है, ये एक माइनस है तो इसके ऊपर एक प्लस है। तो कैटायन भी डिफरेंट है, काउंटर आयन भी डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आयन है उसके ऊपर जो वैलेंसी है वो भी डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा ही। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, आइसोमर हो गया। ये जो फिनोमिनन है ये फिनोमिनन हो गया आइसोमेरिज्म। So we can define now isomerism, two or more compounds, when two or more compounds having identical chemical property with different structure formula having different chemical properties
are known as isomer to one another, and this phenomenon is known as isomerism. तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म. अब हम लोग आगे आइसोमेरिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना. तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म दो तरह का होगा. एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो नाम से ही पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हुआ? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा. यहाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या होता है? लिगेंड का डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड. लिगेंड का अरेंजमेंट जो है अराउंड द सेंट्रल एटम. लिगेंड को अरेंज कहाँ करते हैं? सेंट्रल एटम पर करते हैं. ठीक है ना. तो लिगेंड को जब हम लोग सेंट्रल एटम पर अरेंज करते हैं तो अराउंड द सेंट्रल एटम अगर लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. यानी यहाँ पर क्या होगा? क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा. ये सारे में क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा. अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा. सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट होगा ड्यू टू रोटेशन. रोटेशन कराने से जो डिफरेंट स्पेशियल रोटेशन कराएंगे तो उसका सारे लिगेंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा. तो लिगेंड का पोजीशन देखेंगे सेंट्रल, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में जो लिगेंड का पोजीशन है वो खाली चेंज होगा. बॉन्ड सेम रहेगा, यानी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ जो है स्पेशियल अरेंजमेंट बदल जाएगा रोटेशन के चलते. रोटेशन के चलते कोई यहाँ पर है तो रोटेट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना. एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना. ऐसे रोटेट करेंगे तो इधर चला जाएगा. रोटेशन के चलते जो है लिगेंड के पोजीशन में चेंज आएगा, लेकिन अटैचमेंट उसका सेंट्रल एटम से ही रहेगा, अटैचमेंट सेम रहेगा, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहेगा. सिर्फ रोटेशन के चलते जो है जब लिगेंड के पोजीशन में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट. तो सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट होगा. बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा. तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना. ठीक है. तो अराउंड द सेंट्रल एटम लिगेंड को जो रोटेट करते हैं, अराउंड द सेंट्रल एटम लिगेंड को जो रोटेट करने से नया नया पोजीशन तैयार होता है, उसके चलते जो हमको आइसोमेरिज्म मिलता है, उसके चलते जो आइसोमेरिज्म मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. उसके चलते जो हमको आइसोमर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर. ठीक है. और यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा. तो ये सारे केस में क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा. स्ट्रक्चरल फार्मूला would be different. ठीक है. और इस केस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम. दोनों केस में हम सेंट्रल एटम के अराउंड देखते हैं. इसमें अराउंड द सेंट्रल एटम लिगेंड का डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है, इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मिलेगा. इसलिए सबको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो इतने तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है. यानी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो डिफरेंस आता है उसका बहुत सारा कारण है. तो उसके हिसाब से नाम दिया गया. आयनाइजेशन, ऐसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट
पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इतने तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस होने का बहुत सारा रीज़न है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस होने का बहुत सारा रीज़न है। हर रीजन के लिए एक अलग तरह का आइसोमेरिज्म कहा गया है, ठीक है। तो हर रीजन के लिए एक एक आइसोमेरिज्म दिखाया गया है, इसलिए इतने तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज के समय में हमारे सामने है, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पर दो ही लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों जो आइसोमेरिज्म है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिगेंड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हुआ है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ लिगेंड है, लिगेंड का एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो लिगेंड का होता है उसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको मिलता है ना। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा ना, सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, उसी तरह का। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें लिगेंड कुछ नहीं, इसमें जो है प्लेन पोलराइज लाइट का मूवमेंट कर देता है ना, लेफ्ट या राइट मूव कर देगा। प्लेन पोलराइज लाइट जब हम कंपाउंड से पास कराते हैं, जब कंपाउंड से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं तो कंपाउंड में कुछ नहीं होता है, कंपाउंड जो है ना प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट जो है रोटेट कर देता है। तो उसके बेसिस पे ही, तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाता है कोई भी कंपाउंड तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और इस फिनोमेनन को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो रोटेशन के चलते है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट के, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के चलते डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन होता है अराउंड द सेंट्रल एटम। उसके चलते जो हमको आइसोमेरिज्म मिलता है उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है लिगेंड का, तो उसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिला। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें जो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन होता है, प्लेन पोलराइज कैसे रोटेट करेगा, लेफ्ट या राइट, डेस्ट्रो होगा, लिवो होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में भी डिस्कस की गई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो अगर वो याद है तो यहाँ समझ में और अच्छे से आएगा। तो ड्यू टू द रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एटम, है ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, जो भी नया नया अरेंजमेंट हमको मिलता है उसके चलते जो आइसोमेरिज्म शो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जब स्ट्रक्चरल फार्मूला ही डिफरेंट हो जाता है तो उस केस में जो आइसोमेरिज्म मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगले घंटे में पढ़ेंगे, अब घंटी बज चुकी है तो अगली घंटे में पढ़ेंगे, ओके।